हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलेक्शन फार्मेसी। फ्रेंड्स, मैंने चैनल पे अपडेट कर दिया है। हमारा पोस्ट कोड 815/24 की जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई थी उसकी एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था 2 दिन पहले ही। 23 और 24 तारीख में बताया था मैंने, जो कि 24 तारीख में हमारी एग्ज़ाम जो है वो शेड्यूल हुआ है। तो अपनी तैयारी को हम आगे बढ़ाते हुए जो हमारी टॉप फार्मासिस्ट MCQ सीरीज चल रही है उसे कंटिन्यू करते हैं और अपनी वीडियो में जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें हम शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज में हम क्या देते हैं, इसमें हमारा क्या चलता है, फ्लूमाजेनिड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लूमाजेनिड। ठीक है। अगर मैं बात करूँ एट्रोपिन, एट्रोपिन के लिए हमारा कौन सा होता है, हमारा अगर एंटीडोट की बात करूँ तो इसमें होता है हमारा फाइजोस्टिगमिन, है ना, फाइजोस्टिगमिन। फाइजोस्टिगमिन होता है हमारा एंटीडोट किसके लिए, एट्रोपिन के लिए। नेलोक्सोन की बात करूँ तो नेलोक्सोन किसका होता है हमारा, मॉर्फिन का हमारा होता है। मॉर्फिन का जो मॉर्फिन का एंटीडोट होता है वो हमारा नेलोक्सोन होता है। अगर मैं प्रोटामिन बात करूँ तो किसका होता है, ये होता है हिपेरिन का। हिपेरिन का हमारा होता है प्रोटामिन सल्फेट। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बेंजोडाइजिपिन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, बेंजोडाइजिपिन, बेंजोडाइजिपिन में 2 रिंग होती हैं। कौन कौन सी, एक तो इसमें बेंजीन रिंग होती है हमारी, एक होती है बेंजीन रिंग, प्लस एक इसमें डाइजिपिन रिंग होती है हमारी, डाइजिपिन, डाइजिपिन रिंग होती है। ठीक है। इसमें ये एक तो ये हो गया बेंजोडाइजिपिन यहाँ से। अब हम पढ़ लेते हैं। देखो सारे के सारे जितने भी हमारे बेंजोडाइजिपिन में आते हैं ना, सब में 1,4 बेंजोडाइजिपिन रिंग होती है। 1,4 बेंजोडाइजिपिन जितने भी आते हैं, डाइजिपाम, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम, एल्प्राजोलम, मिडाजोलम, सब में। ठीक है, सब में क्या होती है हमारी बेंजोडाइजिपिन रिंग होती है, एक्सेप्ट क्लोबाजाम। जो हमारा क्लोबाजाम होता है ना, क्लोबाजाम, जो क्लोबाजाम होता है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अकेला इकलौता ऐसा है हमारा जिसमें 1,5 बेंजोडाइजिपिन रिंग होती है। बाकी सब में तो 1,4 बेंजोडाइजिपिन है। इसमें हमारी जो होती है ना, ये 1,5 बेंजोडाइजिपिन होती है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है। फिर इसमें हमारा क्या आता है, लॉन्ग एक्टिंग में, लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजिपिन और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। अगर मैं लॉन्ग एक्टिंग की बात करूँ तो इसको हम याद रखते हैं DCC से। इसे हम याद रखते हैं DCC से। कौन कौन से इसमें आते हैं आपके पास, डाइजिपाम। लॉन्ग एक्टिंग में कौन कौन से आ जाते हैं आपके पास, डाइजिपाम आ जाता है, डाइजिपाम, क्लोनाजिपाम, क्लोनाजिपाम आता है इसमें। और आपका आता है क्लोर डाइजिपोक्साइड, क्लोर डाया एजिपोक्साइड। ये लॉन्ग एक्टिंग में आता है। कई बार पूछता है हमारा कि कौन सा लॉन्ग एक्टिंग है, कौन सा शॉर्ट एक्टिंग है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजिपिन कौन सा है। ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में कि अल्ट्रा शॉर्ट कौन सा है। अल्ट्रा शॉर्ट में हमारे पास कौन सा रहता है, मिडाजोलम। मिडाजोलम हमारा कौन सा हो जाता है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कौन सा होता है हमारा, मिडाजोलम। ठीक है। अब हम बात करते हैं बेंजोडाइजिपिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इनका हमारे को पता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करता है, एक्ट बाय पोटेंशिएटिंग गाबा, गाबा ए रिसेप्टर को पोटेंशिएट करते हैं। ये एक्ट बाय पोटेंशिएट, एक्ट बाय पोटेंशिएट गाबा ए रिसेप्टर। ये क्या करते हैं, हमारा जो गाबा ए रिसेप्टर होता है ना, गाबा ए रिसेप्टर को पोटेंशिएट करते हैं। ठीक है, पहला ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और ये क्या करते हैं, देखो बारबिचुरेट में और बेंजोडाइजिन में डिफरेंस क्या है अगर मैं बताऊं, दोनों ही एक्ट करते हैं गाबा रिसेप्टर पे, दोनों पोटेंशिएट करते हैं गाबा ए रिसेप्टर को। बस डिफरेंस दोनों में क्या है, जो हमारे बारबिचुरेट होते हैं ना फ्रेंड्स, बारबिचुरेट दोनों हमें पता है, दोनों के दोनों क्या सीएनएस डिप्रेसेंट है, दोनों ही सीएनएस डिप्रेसेंट है। लेकिन बारबिचुरेट क्या करते हैं, हमारे ये इंक्रीज कर देते हैं, जो हमारा क्लोराइड चैनल होता है ना, क्लोराइड चैनल जो होता है उसका इंक्रीज कर देते हैं ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग को, जो उसकी ओपनिंग ड्यूरेशन होती है ना। ये क्या करते हैं, बारबिचुरेट जो होते हैं हमारे, ये ओपनिंग ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं, ओपनिंग ड्यूरेशन को। ठीक है। और जो हमारे बेंजोडाइजिपिन करते हैं वो क्या बढ़ाते हैं, वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, क्लोराइड चैनल ओपनिंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस यही है, देखो दोनों काम कर रहे हैं गाबा ए रिसेप्टर पे, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों पोटेंशियल गाबा ए रिसेप्टर कर रहे हैं। लेकिन बारबिचुरेट क्या कर रहे हैं, जो क्लोराइड चैनल की ओपनिंग की जो फ्रीक्वेंसी है, बारबिचुरेट जो है हमारी, वो क्लोराइड चैनल ओपनिंग की जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा रहे हैं। और जो बेंजोडाइजिपिन है, और जो बेंजोडाइजिपिन है वो क्या कर रहे हैं, वो क्लोराइड चैनल ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। दोनों में मेन डिफरेंस यही है। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे इनके यूजेस की। देखो इनके जो मेनली यूज, जो अगर मैं सबसे बताऊं तो मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है जो बेंजोडाइजिपिन का होता है, वो होता है हमारा स्टेटस एपिलेप्टस। ये बात कई बार पूछता है क्वेश्चन में, जो स्टेटस एपिलेप्टिकस हमारा होता है ना, एपिलेप्सी में जो यूज करते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, स्टेटस एपिलेप्टिकस जो हमारी टाइप ऑफ एपिलेप्सी होती है उसमें कौन से यूज किए जाते हैं हमारे, उसमें बेंजोडाइजिपिन यूज करते हैं। उसमें कौन कौन से यूज होते हैं आपके फ्रेंड्स, तो डाइजिपाम यूज होता है उसमें आपका, और लोराजिपाम यूज होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, डाइजिपाम और लोराजिपाम यूज होते हैं। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, एल्कोहल विड्रोल में, एल्कोहल विड्रोल में कौन सा देते हैं हम फ्रेंड,
अल्कोहल विड्रोल में हमारा यूज किया जाता है डायजीपाम और क्लोरडाइazepocide। डायजीपाम एंड क्लोरडाइazepocide। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर पेशेंट कोई है जो लिवर डिजीज से सफर कर रहा है ना, जो लिवर डिजीज से पेशेंट सफर कर रहे होते हैं, जैसे हमारे जो एल्डर पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें हमारा जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है लोट। लोट से याद रखते हैं हमने। ठीक है, लोट में कौन कौन से आ जाते हैं आपके? लोराजीपाम, ओक्साजीपाम, ओक्साजीपाम एंड टिमेजीपाम। ये किस में यूज करते हैं? ऐसे पेशेंट जो लिवर डिजीज में होते हैं, जिन्हें लिवर डिजीज होती है, तो उनमें हमारे ड्रग ऑफ चॉइस होता है लोट ट्रीटमेंट। उनमें हम लोट ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्शियल एगोनिस्ट एट बीटा टू रिसेप्टर। देखो, पार्शियल एगोनिस्ट यानी जिसपे बीटा टू एगोनिस्ट, जो कि हमारा क्या, देखो ये सारे के सारे अगर मैं बताऊं, देखो पिंडोलोल जो हमारा होता है ना, पिंडोलोल, ये क्या होता है? पार्शियल एगोनिस्ट होता है। ये सारे हमारे क्या, ये एंटागोनिस्ट है। प्रोप्रानोल हो गया, टिमोलोल हो गया, ये क्या है? नॉन सेलेक्टिव। ये भी क्या है हमारे, क्या है? नॉन सेलेक्टिव है। तीनों के तीनों नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है हमारे। लेकिन पिंडालोल क्या होता है? ये पार्शियल एगोनिस्ट भी होता है। इसके पास हमारे पास पार्शियल एगोनिस्टिक एक्टिविटी भी होती है। ये तो हमारे नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ सालब्यूटामोल की, है ना, ड्रग ऑफ चॉइस अगर मैं बात करूँ, तो ड्रग ऑफ चॉइस इन अस्थमा में कौन सा होता है हमारा? सालब्यूटामोल। ये सालब्यूटामोल क्या होता है हमारा? ड्रग ऑफ चॉइस इन अस्थमा। अगर मैं बोलूँ ड्रग ऑफ चॉइस इन अस्थमा में क्या हो जाएगा? सालब्यूटामोल। ठीक है, और ये होता क्या सालब्यूटामोल से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? ये है बीटा टू एगोनिस्ट होता है ये भी हमारा। ये क्या होता है? बीटा टू एगोनिस्ट होता है हमारा सालब्यूटामोल। अब हम रिसेप्टर की बात करते हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट हमारा जो क्वेश्चन बनते हैं रिसेप्टर से, मैं आपको बताता हूँ। रिसेप्टर में सबसे पहले अगर हम बात करें एडिनर्जिक रिसेप्टर्स की, अगर बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं हमारे एडिनर्जिक रिसेप्टर्स। एडिनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे अल्फा वन। देखो अल्फा वन कहाँ कहाँ होते हैं हमारे? ये आपके ब्लड वेजल्स में होते हैं। ब्लड वेजल्स में होते हैं, आइरिश में होते हैं, और प्रोस्टेट में होते हैं। और कहाँ होते हैं हमारे? प्रोस्टेट में। ब्लड वेसल्स, आइरिस और प्रोस्टेट में। अब मैं बात करता हूँ अल्फा टू की। देखो अल्फा टू कहाँ हमारे होते हैं? अल्फा टू आपके ब्लड वेसल्स में होते हैं। ब्लड वेसल्स में होते हैं एंड प्री जंक्शनल, ब्लड वेसल्स में होते हैं एंड प्री जंक्शनल नर्व एंडिंग में मिलते हैं आपको। प्री जंक्शनल नर्व एंडिंग। ठीक है, और जैसे बीटा वन, देखो बीटा वन कहाँ होते हैं हमारे? बीटा वन हार्ट में होते हैं हमारे। बीटा वन हार्ट में होते हैं और जक्सा ग्लैमेरुलर सेल्स में होते हैं, किडनी में होते हैं ना हमारी। जक्सा ग्लैमेरुलर सेल्स हमारी किडनी में पाई जाती हैं। ग्लोमेरुलर सेल्स में। हार्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कौन सा रिसेप्टर कहाँ होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बीटा टू, बीटा टू कहाँ मिलते हैं हमें? स्मूथ मसल्स में मिल जाते हैं। स्मूथ मसल्स में मिलते हैं हमें, बीटा टू में मिलते हैं स्मूथ मसल्स में। कहाँ कहाँ पे? लंग्स में हो गए, जैसे यूटेरस, यूटेरस हो गया आपका, इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, अब बात करूँ मैं बीटा थ्री। बीटा थ्री कहाँ मिलते हैं आपको फ्रेंड्स? तो बीटा थ्री मिलते हैं आपको एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू में हमें क्या मिल जाते हैं? बीटा टू रिसेप्टर्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? डिफार्मेशन कोजेज विच डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो ये क्या करता है हमारे को पता ही है, ये क्या करता है? रेड टू ऑरेंज, है ना। ये इसका एडी आ रहा है। रेड टू ऑरेंज हमारा क्या हो जाता है? यूरिन जो होता है हमारा वो रेड टू ऑरेंज हो जाता है जब हम एक्सप्रेशन करते हैं। क्या अब रिफार्मेशन, अब बात हो रही है रिफार्मेशन की, तो देखो रिफार्मेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। रिफार्मेशन से मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ आपको, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है रिफार्मेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इसकी कैटेगरी कौन सी है? ये होता है हमारा रीफामाइसिन। ये क्या आता है हमारा? रीफामाइसिन ग्रुप में आता है। रीफामाइसिन ग्रुप में आता है। इसमें आता है ना, जैसे रिफाम्पिसिन हो गया, रीफाब्यूटिन हो गया, ये सारे रिफामाइसिन ग्रुप में आते हैं। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा क्या है हमारा? ये हमारा बैक्टीरिसाइडल होता है। ठीक है, इसका नेचर कौन सा है? इसका नेचर होता है हमारा बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल का नेचर होता है। ठीक है, अगर बात करूँ मैं, ये ड्रग, अगर मैं बात करूँ यूज कहाँ होता है इसका यूज, तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है हमारा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये क्या है हमारा? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और मेनली किसमें यूज करते हैं? मेनली ये होता है हमारा ट्यूबरक्लोसिस में यूज। मेनली क्या हमारा यूज होता है? टीबी में होता है एंड लेप्रोसी में यूज करते हैं इसे हम। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है हमारा ये आपका ट्यूबरक्लोसिस में, लेकिन कभी भी इसको सिंगल यूज नहीं करते हम। ट्यूबरक्लोसिस में ड्रग ऑफ चॉइस तो होता है हमारा टीबी में, लेकिन क्योंकि सिंगल कोई भी हमें बताइए, जितने भी हमारे जैसे इथाम्ब्यूटोल हो गया, आपका रिफाम्पिसिन हो गया, इनको हम कभी भी सिंगल यूज नहीं करते। इनको हमेशा कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज किया जाता है, क्योंकि इनसे रेजिस्टेंस आ जाता है। जब भी हम सिंगल ड्रग यूज करते हैं ना,
तो उससे रेजिस्टेंस आ जाता है, इसलिए कभी भी इनको सिंगल यूज नहीं किया जाता। और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, रिफाइन के बारे में बताऊँ तो ये हमारा एंजाइम एंड्यूसर होता है। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आपको मैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंजाइम इंड्यूसर होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये काम कैसे करता है रिफाम्पिसिन, ये क्या करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये इनहिबिट करता है हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस को, है ना। ये क्या करता है, हमारा इनहिबिट करता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, ये ब्लॉक क्या कर देता है एक्चुअल में, एमआरएनए को ब्लॉक कर देता है। मैसेंजर आरएनए होता है ना हमारा, उसको ब्लॉक कर देता है। अगर मैं बात करूँ इसके एडीआर रिफाम्पिसिन के, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो ये होता है हमारा हिपैटोटॉक्सिक होता है, हिपैटोटॉक्सिक, ये हमारा हिपैटोटॉक्सिक होता है फ्रेंड। और दूसरा हमारा क्या होता है, ये जो मैंने बताया, ऑरेंज और रेड डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन हो जाता है, ऑरेंज और रेड डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन, ऑरेंज और रेड डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन कर देता है ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स बताए मैंने आपको, सारे के सारे जो रिफाइन से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, ड्रग कोसिंग सिंकोनिज्म। तो सिंकोनिज्म हमें पता ही है फ्रेंड कौन करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, क्विनिन और क्विनिडिन दोनों करते हैं हमारे सिंकोनिज्म। ठीक है, अब बात हो रही है क्विनिन की, तो क्विनिन से मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ आपको। ठीक है, क्विनिन से आ जाओ। क्विनिन, क्विनिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट है इसका हमारा क्विनिन का, ये किससे ऑब्टेन होता है हमारा, सिंकोना बार्क से। ये किससे ऑब्टेन होता है हमारा, सिंकोना बार्क से ऑब्टेन होता है। ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग होता है। अगर मैं बात करूँ कैटेगरी, तो किसमें आता है ये आता है 4-किनोलिन मिथेनॉल डेरिवेटिव होता है ये, 4-किनोलिन मिथेनॉल। अगर मैं बात करूँ इसकी क्या होता है, एंटी मलेरियल है, 4-किनोलिन मिथेनॉल डेरिवेटिव में आता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर मैं बात करूँ इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये कैसे काम करता है, ये क्या करता है, एक्सोन हीम पॉलीमरेज, हीम पॉलीमरेज ऑफ प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, पॉलीमरेज ऑफ प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। एक्चुअल में होता क्या है ये, देखो ये किसका कहने का मतलब क्या है, हीम पॉलीमरेज पे काम करता है, इसका ना डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होने देता हीम का। अब हीम का जब डिटॉक्सिफिकेशन होगा नहीं, तो क्या होगा, जो टॉक्सिक हीम है वो एक्यूमुलेट कर जाएगा। जब एक्यूमुलेट कर जाएगा तो ऑटोमेटिकली पैरासाइट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। समझ गए आप, इसका कहने का मतलब क्या है, एक्सोन हीम पॉलीमरेज ऑफ प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, ये उसका डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होने देता हीम का। डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता तो जो हमारा टॉक्सिक हीम होता है ना, वो एक्यूमुलेट हो जाता है, और एक्यूमुलेट होने से होगा क्या, उससे पैरासाइट को ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है। ठीक है, और इसका यूज क्या है, यूज क्या है, अगर मैं बात करूँ इसका यूज, तो ये इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव इन क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस। जब क्लोरोक्विन का रेजिस्टेंस हो जाता है ना हमारा, तो उस केस में हम क्लोरीन देते हैं, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया। ठीक है फ्रेंड्स, मलेरिया, है ना, जिस जिस पेशेंट को क्लोरोक्विन से रेजिस्टेंस हो जाता है, उसके लिए हम क्या देते हैं, फिर उसको हम देते हैं क्विनिन। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस इन मलेरिया, मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस हमारा क्या होता है फ्रेंड, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस इन मलेरिया, तो ये होता है आपका क्लोरोक्विन। ये क्या होता है आपका, क्लोरोक्विन, ड्रग ऑफ चॉइस इन मलेरिया इज क्लोरोक्विन। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं हम इसके एडीआर के ऊपर। देखो एडीआर, एडीआर क्या है इसका, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, सिंक्रोनिज्म तो होता ही है हमारा, ये याद रखना, आप पूछे जाते हैं पेपर में। सिंक्रोनिज्म हो गया, दूसरा क्या होता है, ये क्यूटी इलोंगेशन कर देता है, क्यूटी इलोंगेशन कर देता है हमारा क्विनिन। और जिससे क्यूटी इलोंगेशन हो जाएगा तो क्या होगा, अरिथमियाज होने शुरू हो जाएंगे पेशेंट को, इसलिए इसे हम कार्डियोटॉक्सिक बोलते हैं। ये क्या होता है हमारा, कार्डियोटॉक्सिक होता है। ठीक है, और इससे एक तीसरा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ब्लैक वाटर फीवर करता है ये क्या करता है आपका फ्रेंड, ब्लैक वाटर फीवर। ये पूछता है पेपर में कि ब्लैक वाटर फीवर किससे होता है, तो ये होता है हमारा, ये एडीआर किसका है, ब्लैक वाटर फीवर जो एडीआर होता है ये क्विनिन का होता है। ठीक है, और ये हाइपोग्लाइकमिक भी नेचर में होता है, इसका एडीआर एक हाइपोग्लाइकमिक भी है, हाइपोग्लाइकमिक, ये इसका एडीआर है हाइपोग्लाइकमिक, हाइपोग्लाइकमिक भी होता है ये। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रग इज सेलेक्टिव कोक्स टू इनहिबिटर। ठीक है, सेलेक्टिव कोक्स टू इनहिबिटर हमें बताइए कौन सा होता है हमारा, सेलिकोक्सिब हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये क्या हमारा, ये तीनों तो हमारे को पता ही है, ये तो डाइक्लोफेनेक तो देखो आता है प्रेफरेंशियली कोक्स टू इनहिबिटर में होता है, प्रेफरेंशियली कोक्स टू इनहिबिटर, प्रेफरेंशियली कोक्स टू। बाकी नेप्रोक्सेन हो गया आपका, ब्रूफेन हो गया, ये क्या आता है, ये सारे क्या आते हैं हमारे नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर होते हैं ये हमारे, ये क्या होते हैं हमारे नॉन सिलेक्टिव कोक्स। अब देखो कोक्स एक्चुअल में होता क्या है, कोक्स टू में और नॉन सिलेक्टिव में अंतर क्या है, जो नॉन सिलेक्टिव है ना हमारे, जो नॉन सिलेक्टिव होते हैं वो दोनों पे काम करते हैं, जो नॉन सिलेक्टिव होते हैं हमारे,
जो नॉन सेलेक्टिव होते हैं हमारे, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव जो होते हैं वो कोक्स 1 और एंड कोक्स 2 दोनों पे काम करते हैं। ठीक है, कोक्स 2 हमारे ज़्यादा अच्छे क्यों होते हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो कोक्स 2 होते हैं ना, एक्चुअल में जो कोक्स 1 होते हैं ना, वो गैस्ट्रिक इरिटेशन करते हैं और अल्सरेशन होने की प्रोबेबिलिटी भी उनसे हाई होती है, क्योंकि वो कोक्स 1 पे काम करते हैं। ठीक है, और जो कोक्स 2 होते हैं एक्चुअल में, क्योंकि जो हमारा अल्सरेशन और जो पेप्टिक अल्सरेशन और गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है ना, वो कोक्स 1 के चक्कर में होती हैं, जो मतलब ये कोक्स 1 के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो अल्सरेशन और ये गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है। तो इसलिए जो ओनली कोक्स 2 पे काम करते हैं उनका ये मेन एडवांटेज यही है कि इससे लेस गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है और लेस अल्सरेशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, प्लस क्या है, प्लेटलेट एग्रीगेशन के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि जो हमारे कोक्स 1 होते हैं ना, एक्चुअल में वो प्रमोट करते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन को। तो इसलिए जब हम नॉन सिलेक्टिव एनासिड देते हैं ना, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन के चांसेस होते हैं। तो इसलिए उनके कंपेयर में ना कोक्स 2 को देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वो है आपका ड्रग ऑफ चॉइस इन स्टेटस एपिलेप्टस। देखो प्रीवियस सेम क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने आपको बताया जब मैं बेंजोडाइसिन पढ़ा था, तो ड्रग ऑफ चॉइस इन स्टेटस एपिलेप्टस में क्या होता है हमारा, ये सेम क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या होता है, हमारा डाइजिपाम होता है, सिंपल। बाकी सबने तो हमने पढ़ ही लिया, पीछे की अगर आप वीडियो देखो तो फिनाइटोइन, वालप्रोइड, कार्बामेथ्रिन सबके बारे में पढ़ लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाइजिपाम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉज ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है, तो इसका आंसर हमें पता है कौन करता है, इथाम्ब्यूटोल करता है, इथाम्ब्यूटोल। अब आ जाते हैं इथाम्ब्यूटोल। देखो इथाम्ब्यूटोल से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट कौन से हैं हमारे, इथाम्ब्यूटोल से बताता हूँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यहाँ लिखा हमने इथाम्ब्यूटोल। सबसे पहले ये किस में आता है, ये हमारा आता है फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, फर्स्ट लाइन में आता है ये हमारा क्या, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, एंटी टीबी ड्रग है ये ना, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है। फर्स्ट लाइन में हमारे कौन कौन से आते हैं, तो उसको आप याद रखते हो पेरिस से, कैसे याद रखते हो, पेरिस से। किससे, पायराजीनामाइड, इससे इथाम्ब्यूटोल, इससे रिफाम्पिसिन, ये आइसोनियाजिड हो गया, और ये आपका सेप्टोमाइसिन हो गया। तो इसे आप ऐसे याद रखते हो पेरिस से। ठीक है, फर्स्ट लाइन रखना। ये क्या होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये हमारा इथाम्ब्यूटोल क्या होता है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है हमारा, ये बैक्टीरियोसाइडल नहीं होता फ्रेंड, याद रखना, ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है नेचर में। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इथाम्ब्यूटोल का हमारा, ये एक्ट बाय इनहिबिट एराबिनोजिल ट्रांसफरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। ये एराबिनो, ये पूछता है एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। एराबिनोजिल ट्रांसफरेज ट्रांसफरेज एंजाइम, इसका मैकेनिज्म एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है पेपर में। ये कैसे काम करता है इथाम्ब्यूटोल, एक्ट बाय इनहिबिटिंग एराबिनो ट्रांसफरेज एंजाइम, एराबिनो ट्रांसफरेज एंजाइम को ये इनहिबिट करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसका यूज तो सेम है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, सिंगल कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज करेंगे, क्योंकि हमारे को पता है सिंगल यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसलिए सिंगल यूज नहीं करते। ठीक है, तो इसका अगर मैं बात करूँ एडीआर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडीआर की बात करूँ तो कौन कौन से हैं, पहला इसका ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कई बार इसकी जगह हमें क्या मिलता है देखने को, कई बार हमारे को लिखा हुआ मिलता है रिट्रो बल्बर न्यूराइटिस, है ना। मोस्टली जगह तो आपको देखने में क्या मिलता है, मोस्टली जगह तो आपको मिलेगा ऑप्टिक न्यूराइटिस, और बहुत जगह आपको ऑप्शन में मिलेगा रिट्रोवल्बर न्यूराइटिस, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज है, रिट्रोवल्बर न्यूराइटिस लिखा हो चाहे ऑप्टिक न्यूराइटिस लिखा हो, या फिर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस लिखा हो, सारी चीजें एक ही हैं। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, कई बार आपको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस लिखा हुआ मिल जाएगा, ये सारे इसके एडीआर हैं। ठीक है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी इसी से होती है। ये हमने इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज अ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग में कौन सा है हमारे को पता ही है फ्रेंड्स, लॉन्ग एक्टिंग में देखो, शॉर्ट एक्टिंग में मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, शॉर्ट एक्टिंग में हम कैसे याद रखते हैं, लेग से याद रखते हैं। शॉर्ट एक्टिंग में लेग से, ये होता है लिस्प्रो, ये होता है आपका लिस्प्रो, ये होता है आपका एस्पार्ट, लिस्प्रो एस्पार्ट और ग्लूलिसिन, ये होता है आपका ग्लूलिसिन, लिस्प्रो एस्पार्ट एंड ग्लूलिसिन, ये शॉर्ट एक्टिंग में आते हैं। लॉन्ग एक्टिंग में आपके पास कौन कौन से आते हैं, लॉन्ग एक्टिंग में आपके पास दो आते हैं, एक आता है गिलार्जिन और एक आता है आपका डिटेमिर, एक गिलार्जिन आता है, एक डिटेमिर आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गिलार्जिन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। देखो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एक्ट बाय इनहिबिटिंग, हमें पता ही है बीटा लैक्टम कैसे काम करते हैं, ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं सैलबल सिंथेसिस को। कैसे काम करते हैं, सैलबल सिंथेसिस को। अब आ जाते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं बताता हूँ आपको। देखो बीटा लैक्टम है, नाम में ही आ रहा है, तो इसमें कौन सी रिंग होती है हमारी, ये इसमें कंटेन्स बीटा लैक्टम रिंग होती है। सबसे पहले तो बीटा लैक्टम रिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हमारा इसमें, बीटा लैक्टम रिंग होती है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है,
दूसरा क्या है, ये एक्ट कैसे करते हैं, इनका मैकेनिज्म एक्शन की बात करूँ तो इनहिबिट करते हैं सेल वॉल सिंथेसिस को। ये कैसे काम करते हैं, इनहिबिट करते हैं सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, ये मैकेनिज्म एक्शन हो गया। और इम्पोर्टेंट क्या है, ये बैक्टीरिसाइडल इन नेचर होते हैं, बैक्टीरिसाइडल नेचर होता है इनका। कैसा नेचर होता है इनका, बैक्टीरिसाइडल होता है। ठीक है, अगर बात करूँ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस, सिफिलिस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, सिफिलिस के लिए जो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो होता है हमारा पेनिसिलिन जी, जिन्हें हम बेंजाइल पेनिसिलिन भी बोलते हैं। पेनिसिलिन जी को हम क्या बोलते हैं, इसे बेंजाइल पेनिसिलिन भी बोलते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस पेनिसिलिन जी, बेंजाइल पेनिसिलिन। अगर मैं बोलूँ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गैनोरिया, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोनोरिया, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोनोरिया, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोनोरिया कौन सा होता है हमारा, ये होता है आपका सेफ्ट्रिएक्सोन। इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों चीजें, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस पेनिसिलिन जी, जिसे हम बेंजाइल पेनिसिलिन भी बोलते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोनोरिया ही सेफ्ट्रिएक्सोन। ठीक है, अब इनका आ जाते हैं हम एडीआर पे। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का एडीआर क्या है, ये हाइपर सेंसिटिव होते हैं हमारे, हाइपर सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव नेचर होता है इनका। ठीक है, ये क्या कर देते हैं, हमारी एलर्जी कोज कर देते हैं, स्किन रैशेज वगैरह हो जाते हैं इनके, तो हाइपर सेंसिटिव नेचर होता है इनका। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम। अब आ जाते हैं, देखो ड्रग कोटिंग रेडमैन सिंड्रोम, रेडमैन सिंड्रोम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये होता है वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन करता है रेडमैन सिंड्रोम का। ग्रे बेबी सिंड्रोम क्लोरामफेनिकोल, क्लोरामफेनिकोल से क्या होता है हमारा ग्रे बेबी सिंड्रोम। ठीक है, वैंकोमाइसिन से क्या होता है रेडमैन सिंड्रोम। अब बात चल रही है वैंकोमाइसिन, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इधर ले लेते हैं वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताता हूँ मैं आपको। देखो वैंकोमाइसिन, वैंकोमाइसिन में सबसे पहले इसकी कैटेगरी क्या है, ये ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में आता है। किसमें आता है फ्रेंड्स, ये ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में आता है। इसकी कैटेगरी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक। ठीक है, अब बात करते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर मैं बात करूं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे करता है, तो ये एक्ट बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ये भी एक्ट बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है ये। नेचर कैसा होता है, ये भी बैक्टीरियासाइडल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कौन सा बैक्टीरियासाइडल है कौन सा बैक्टीरियोस्टैटिक है। ये कैसा होता है फ्रेंड्स, ये बैक्टीरियासाइडल होता है। इसकी लिमिटेशन क्या बताऊं मैं, देखो यूजेस में, अगर इसकी मैं ये यूजेस भी मान लो चाहे लिमिटेशन भी मान लो, ये इफेक्ट होता है इफेक्टिव अगेंस्ट ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इफेक्टिव अगेंस्ट, ये इसकी लिमिटेशन भी है, यही इसका यूज है, यही लिमिटेशन है, क्या है, इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है, ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ना हमारा, उसके अगेंस्ट इफेक्टिव होता है, यही इसकी लिमिटेशन है, यही इसका यूजेज है। ठीक है, अगर बात करें इसके एडीआर का, तो हमें पता ही है फ्रेंड्स रेडमैन सिंड्रोम करता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि रेडमैन सिंड्रोम। एक्चुअल में देखो रेडमैन सिंड्रोम में होता क्या है, रेडमैन सिंड्रोम में क्या होता है, जब हम वैंकोमाइसिन को क्या करते हैं, रैपिड इन्फ्यूजन लगाते हैं ना, जब वैंकोमाइसिन एक्चुअल में क्या है, जब किसी पेशेंट को देना होता है ना, तो हमारे को बहुत स्लो इन्फ्यूजन देना होता है, उसका स्लो रेट से देना होता है, और उसके साथ में हिस्टामिन देना होता है। और हिस्टामिन सॉरी फ्रेंड्स, हमें क्या करना होता है, जो वैंकोमाइसिन देना होता है ना, वो बहुत स्लोली देना होता है, और उसके साथ में एंटी हिस्टामिक ड्रग देना होते हैं। क्योंकि इसमें होता है क्या, जब हम वैंकोमाइसिन को देते हैं ना, तो हिस्टामिन तेजी से हमारी बॉडी में रिलीज होना शुरू कर देता है, और जब हिस्टामिन तेजी से रिलीज होता है तो एक्चुअल में होता है क्या, जो बॉडी होती है ना वो पेशेंट की वो रेड पड़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, रेड पड़नी शुरू हो जाती है, इसीलिए हम इसे रेडमैन सिंड्रोम बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं उसके दूसरे, अगर एडीआर की बात करूं तो ये क्या है हमारा, ये नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक एंड ओटोटॉक्सिक दोनों होते हैं। देखो तीन इसके ना मोस्ट इंपोर्टेंट एडीआर हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात करूं, पहला रेडमैन सिंड्रोम, दूसरा नेफ्रोटॉक्सिक, और तीसरा ओटोटॉक्सिक। ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिक होने की वजह से इसको हम अमीनोग्लाइकोसाइड्स के साथ नहीं देते, ओटोटॉक्सिक होने की वजह से इसको हम अमीनोग्लाइकोसाइड्स नहीं देते। ठीक है, इसलिए हम कॉम्बिनेशन थेरेपी नहीं रखते, क्योंकि इसके खुद ही हमारे जो एडीआर है वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ओटोटॉक्सिसिटी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की हमारी वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और प्रिपरेशन तेज कर दो। अब क्योंकि ऐसा मौका बार बार आता नहीं है, अब डेट आ चुकी है, तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लो। 24 अक्टूबर की डेट है, फिर मौका मिलेगा नहीं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।